हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं इस वक्त झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं झारखंड अपडेट के आज के इस सेशन को, जो कि संडे का सेशन है 9 फरवरी 2025 का। और इस सेशन में झारखंड करंट अफेयर्स के प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को व्याख्या के साथ देखेंगे, वन लाइनर्स के फॉर्म में कुछ प्रश्नों को रिवाइज करेंगे और एक अभ्यास प्रश्न सेशन के अंत में। और इसका PDF अवेलेबल करा दूंगा मैं बहुत जल्द टेलीग्राम चैनल पे। आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को, लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो सेशन को थोड़ा शेयर भी करते जाइएगा, और सेशन अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। जैसा कि हर सेशन में हम लोग करंट अफेयर्स में करते हैं, पिछले वीडियो के अभ्यास प्रश्न से शुरुआत करते हैं। तो देख लेते हैं पिछले वीडियो के अभ्यास प्रश्न को। अभ्यास प्रश्न था दोस्तों, लंदन की कंजर्वेटिव पार्टी द्वारा 2026 के चुनाव के लिए प्रशांत कुमार को किस पद का उम्मीदवार घोषित किया गया है? मेयर, हाउस ऑफ कॉमन्स, काउंसलर या PM प्राइम मिनिस्टर के लिए? दोस्तों आपको बता दें 2026 में जो लंदन में चुनाव होने वाला है, कंजर्वेटिव पार्टी के द्वारा काउंसलर के लिए उम्मीदवार घोषित किया गया है प्रशांत कुमार को, जो कि झारखंड के ही रहने वाले हैं। आपको बता दें कि कंजर्वेटिव पार्टी के वे उम्मीदवार बनाए गए हैं और ये जो चुनाव होने वाला है काउंसलर का 2026 में लंदन में होने वाला है। उनकी स्कूली शिक्षा रामगढ़ के होली क्रॉस स्कूल से वेस्ट बोकारो के आसपास से अपनी स्कूली शिक्षा को उन्होंने पूरा किया है। इसके अलावा सोशल सर्विस से भी वो जुड़े रहे हैं। 400 से अधिक आदिवासी छात्रों को पढ़ाया और उसकी मदद भी कर चुके हैं। इसके अलावा वनवासी कल्याण आश्रम से भी वो जुड़े रहे हैं, जो समाज सेवा से संबंधित कार्य करता है और आदिवासी समाज के लिए वे निरंतर कार्यरत रहे हैं। आपको बता दें टाटा ग्रुप में वे जुड़े रहे हैं, कार्यरत भी रहे हैं पहले जब वे इंडिया में रहा करते थे तब। तो ये था दोस्तों अभ्यास प्रश्न। चलिए अब नए प्रश्नों को हम लोग, जो कि झारखंड करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं, उसे हम लोग देख लेते हैं। और आज का पहला झारखंड करंट अफेयर्स का प्रश्न है, साहित्यकार रणेंद्र की किस पुस्तक को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था? ऑप्शन है इसके लिए 56 छुरी 72 पेच, गूंगी रुलाई का कोरस, ग्लोबल गांव का देवता या बाबा कौवे और काली रात। दोस्तों बता दें कि झारखंड के प्रसिद्ध कथाकार साहित्यकार हैं रणेंद्र। इनकी पुस्तक गूंगी रुलाई का कोरस, जो कि उपन्यास है, साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। पूरे देश से हिंदी के लिए जो 12 पुस्तकों का चयन किया गया था, शॉर्टलिस्ट किया गया था, उसमें रणेंद्र की गूंगी रुलाई का कोरस भी शामिल था। परंतु फाइनली साहित्य अकादमी पुरस्कार आपको बता दें घोषणा कर दी गई है, वो हिंदी कवित्री गगन गील को दिया गया है। खैर जान लेते हैं, क्योंकि ये काफ़ी चर्चा में रहा था। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया जो किताब था, जो झारखंड के कथाकार रणेंद्र के द्वारा लिखा गया था, वो गूंगी रुलाई का कोरस है। और कुल 12 पुस्तकों को, जो हिंदी की पुस्तकें हैं अलग अलग लेखकों साहित्यकारों की, उसे शॉर्टलिस्ट किया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के लिए। और यह उपन्यास के बारे में दोस्तों आपको बता दें कि यह उपन्यास भारतीय समाज के हिंदू और मुस्लिम किस तरह एक साथ साझा इकाई के रूप में रहते हैं, सचित्र वर्णन देखने को मिलता है इस पुस्तक में। और वैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 की घोषणा की जा चुकी है। झारखंड के रणेंद्र की पुस्तक को शॉर्टलिस्ट किया गया था, परंतु फाइनली साहित्य अकादमी पुरस्कार से हिंदी के लिए जिसे सम्मानित किया गया वो भारत की कवित्री हैं गगन गिल। उन्हें उनकी काव्य संग्रह मैं जब तक बाहर आई के लिए दिया गया है और उन्हें पुरस्कृत किया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार से। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि पिछले वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि रणेंद्र की एक और जो पुस्तक है ग्लोबल गांव का देवता, इस पुस्तक को पश्चिम बंगाल के 11th क्लास के सिलेबस पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। प्रेमचंद्र जैसे बड़े जो कवि हैं उनके साथ इनकी पुस्तकों को भी बंगाल में हिंदी की पुस्तकों के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। ग्लोबल गांव का देवता, प्रेमचंद्र जैसे महान जो कवि हैं, लेखक हैं, उनकी पुस्तकों
उनको भी शामिल किया गया है 11th की पुस्तकों में, जो कि हिंदी का है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, और यह प्रश्न है, गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड 2024 से किस कंपनी को सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है इसके लिए सेल, टाटा, CIL यानी कोल इंडिया लिमिटेड, या BSL बोकारो स्टील लिमिटेड। दोस्तों आपको बता दें, गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड 2024 के लिए सम्मानित किया गया है कोल इंडिया लिमिटेड को। आइए जानते हैं। गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। 2024 का यह सम्मान है कोल इंडिया लिमिटेड को, और यह पुरस्कार कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए दिया गया है। वैसे CIL की बात करें तो कोल इंडिया लिमिटेड या उससे की जो अनुषंगी कंपनियां हैं वो CSR के तहत कार्य करती ही रहती है, और उसी CSR के तहत इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है CIL को, जो पुरस्कार का नाम है गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड 2024। मुंबई में कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर आयोजित 19वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था 6 फरवरी 2025 को, जहां पे सम्मानित किया गया CSR अवार्ड से, और इस पुरस्कार को वहां पर हासिल किया है, रिसीव किया है PM प्रसाद ने, जो कि CIL के चेयरमैन हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि पिछले वित्त वर्ष में CSR की गतिविधियों पर CIL ने कुल 572 करोड़ रुपए खर्च किया है, और 3.5 करोड़ से अधिक ज़रूरतमंद लोगों की जिम्मेदारियों को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। उनके CSR के तहत जो किया गया सामाजिक कार्य है उनके तहत। इसके अलावा CIL की दोस्तों आपको बात कर ले तो कोल इंडिया लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है, जो कि भारत सरकार की स्वामित्व वाली कोयला खनन कंपनी है, निगम है, और देश में कोयला संसाधनों के उत्पादन और प्रबंधन के लिए ये कंपनी जिम्मेदार है। स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1975 में हुई थी, और विश्व की सबसे बड़ा कोयला उत्पादक कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड। और वर्तमान में भारत की जो महारत्न कंपनियां हैं, आपको पता होगा भारत में कुल 14 महारत्न कंपनियां हैं, उनमें से एक CIL भी है। और ये जो कंपनियों का परिचालन होता है, ऑपरेशन होता है, इनकी जो अनुषंगी 8 सहायक कंपनियां हैं उनके माध्यम से CIL परिचालन करता है। जैसे कि कुछ कंपनियां की बात करें तो ECL ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड, BCCL भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, CCL या फिर MCL महानदी कोलफील्ड लिमिटेड, ऐसी कंपनियां हैं जो अनुषंगी कंपनियां हैं CIL की। और CIL की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी की बात करें तो MCL है, यानी महानदी कोलफील्ड लिमिटेड। और CIL के सामरिक महत्व की बात करें तो दोस्तों, भारत में स्थापित विद्युत क्षमता में आधे से अधिक भाग कोयला पर आधारित है, और CIL देश के कुल कोयला उत्पादन का लगभग 78% आपूर्ति करने का कार्य करता है। अगर माइनिंग कैपेसिटी की बात करें CIL की तो 8 भारतीय राज्यों में ये माइनिंग का काम करता है, खनन का। CIL जो है 84 खनन क्षेत्रों में काम करने वाली कंपनी है, जबकि 313 ऐसे सक्रिय खदान हैं जिसका मैनेजमेंट भी CIL ही देखती है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। हो गया कोल लिमिटेड से। एक और प्रश्न कोल लिमिटेड से संबंधित है। जैसा कि हम लोगों ने अभी बात किया, CSR के तहत CIL और अनुषंगी कंपनियां कार्य करते रहती है, उसी के तहत एक मैराथन भी आयोजित किया गया है, और मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो शायद ये चल रहा होगा। इस प्रश्न को भी हम लोग देख लेते हैं। हाँ, प्रश्न है दोस्तों, कोल इंडिया द्वारा रांची में आयोजित मैराथन में विशेष अतिथि के तौर पर किस खिलाड़ी को आमंत्रित किया गया है? मैरी कॉम, निक्की प्रधान, साइना नेहवाल या MS धोनी? आपको बता दें, इस आयोजन में मैरी कॉम, जो कि प्रसिद्ध बॉक्सर है, ओलंपिक में भारत के लिए मेडल जीत चुकी है। 2012 लंदन ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने जीता था, प्रसिद्ध बॉक्सर है। उन्हें बुलाया गया है विशेष अतिथि के तौर पर। वैसे कोल इंडिया रांची मैराथन 2025 की बात करें दोस्तों, तो ये तीसरा आयोजन है इसका। 2023 में शुरुआत हुई थी इस मैराथन का, यानी 2023, 2024 और 2025 में इसका आयोजन किया जा रहा है। और अभी 2025 में जो आयोजन किया जा रहा है, मोरहाबादी मैदान स्टेडियम से इसकी शुरुआत हुई है। मोरहाबादी स्टेडियम में आयोजित किया गया कार्यक्रम, और 9 फरवरी को यह आयोजित किया जा रहा है, और तीसरी बार मैराथन का आयोजन कर रही है कोल इंडिया लिमिटेड। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो खेल भावना को प्रोत्साहित करना और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाना
इसका उद्देश्य है। 4 श्रेणियों में इसका आयोजन किया जा रहा है, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, हाफ मैराथन जैसा कि होता है 21 किलोमीटर, और फुल मैराथन जो एक्चुअली 42 किलोमीटर का होता है। इस 4 श्रेणियों में आयोजित किया जा रहा है मैराथन। कुल पुरस्कार की बात करें तो कुल पुरस्कार के तौर पर 35,10,000 रुपये की रकम विजेताओं को दिया जाएगा। विशेष अतिथि के तौर पर मेरी कॉम जो कि मुक्केबाज है, उन्हें आमंत्रित किया गया है। अब मेरी कॉम के दोस्तों बता दें मेरी कॉम के बारे में, 2012 में वो भारत के लिए पदक जीत चुकी है, ब्रॉन्ज मेडल जीती थी ओलंपिक में। इसके अलावा भारत सरकार ने ऑलमोस्ट जितने भी खेल पुरस्कार हैं और अन्य सिविल अवार्ड है उससे सम्मानित कर चुकी है भारत सरकार ने मैरी कॉम को। अगर खेल पुरस्कार की बात करें तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसके अलावा अर्जुन पुरस्कार, और इसके अलावा दोस्तों पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है, और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। यानी पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला जो 3 सिविलियन अवार्ड है उससे भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैरी कॉम को सम्मानित किया गया है। तो ऐसी है मैरी कॉम जिन्हें विशिष्ट अतिथि के तौर पर बुलाया गया है इस कार्यक्रम में। वहीं और बता दें इसके बारे में कि मैराथन एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा रजिस्टर्ड है और इसका जो रूट है एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल मैराथन एंड डिस्टेंस रेस द्वारा प्रमाणित भी किया गया है। वहीं वर्तमान में अगर CIL की बात करें, जो रिलेटेड अफसर है वर्तमान में चूँकि आयोजन किया जा रहा है CIL के द्वारा, तो ये भी जान लेते हैं कि वर्तमान में चेयरमैन हैं PM प्रसाद CIL के। नेक्स्ट प्रश्न है एग्रोटेक किसान मेला का आयोजन कहाँ किया गया? पलामू, दुमका, देवघर या रांची? आपको बता दें कि इसका आयोजन रांची में किया गया है, रांची कृषि विश्वविद्यालय में, यानी बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची में इसका आयोजन किया गया। आपको बता दें 2025 में इसका आयोजन किया गया। 3 दिवसीय ये आयोजन है, 8 से 10 फरवरी 2025 तक का बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची में आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया और इस दौरान एक पुस्तक का भी विमोचन किया गया जिसका नाम है बिरसा कृषि मार्गदर्शिका 2025। अगर इसके थीम की बात करें, मेला की थीम की, तो कृषि उत्पादकता, सुरक्षित खाद्य एवं पर्यावरण संरक्षण इसका थीम है। वहीं वर्तमान में चूंकि बात कृषि से हो रही है तो संबंधित जो अधिकारी हैं, मंत्री हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि श्रीमती शिल्पा नेहा तिर्की वर्तमान में कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री है, जो इस अवसर पर उपस्थित भी थी। इसके अलावा चूंकि बात कृषि विश्वविद्यालय की हो रही है, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की, तो बता दें कि वर्तमान में इसके जो VC हैं वो सुनील चंद्र दुबे हैं, डॉक्टर सुनील चंद्र दुबे हैं। इसके अलावा बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के बारे में भी जान लेते हैं। ये झारखंड का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय है जो कि रांची में स्थित है। 1981 में इसकी स्थापना की गई थी। उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थे और झारखंड के महान विभूति कार्तिक उरांव का भरपूर प्रयास था। कह सकते हैं कि एकमात्र व्यक्ति थे जिनके प्रयास से कृषि विश्वविद्यालय, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी रांची में। अगर इस विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करें तो विश्वविद्यालय का उद्देश्य कृषि, पशु चिकित्सा विज्ञान, पशुपालन और वानिकी के क्षेत्र में ज्ञान प्रदान करना और रिसर्च करना, इसके अलावा अन्य संबंधित विषयों में ज्ञान और कौशल प्रदान करना इसकी स्थापना का, विश्वविद्यालय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था। और नेक्स्ट प्रश्न है कुष्ठ मरीजों को पौष्टिक भोजन के लिए कितनी राशि दिए जाने की सुविधा शुरू करने वाला झारखंड देश का पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन ए 500 रुपये प्रति माह, ऑप्शन बी 1000 रुपये प्रति माह, ऑप्शन सी 1500 रुपये प्रति माह या ऑप्शन डी 2500 रुपये प्रति माह। दोस्तों आपको बता दें कि 500 रुपये प्रति माह जो कुष्ठ मरीज हैं उन्हें दिया जाएगा इलाज के दौरान पौष्टिक भोजन के लिए। इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। आपको बता दें कि कुष्ठ मरीजों को पौष्टिक भोजन के लिए 500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। आपको बता दें कि जो TB के मरीज होते हैं उन्हें भी 500 रुपया दिया जाता था, वैसे अब 1000 रुपया कर दिया गया है। वैसे रिलेटेड नॉलेज को भी, इन्फॉर्मेशन को भी याद रखिएगा कि TB के मरीजों को
कितने रुपए प्रति माह दिया जाता है, वो अब 1000 रुपये हो गया है। पहले ये भी 500 रुपया था। चलिए वापस टॉपिक पे आते हैं। कुष्ठ मरीजों से संबंधित इस प्रश्न को देख लेते हैं डिटेल में। कुष्ठ मरीजों के पौष्टिक भोजन के लिए ये 500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। और स्वास्थ्य विभाग की पहल पर केंद्र सरकार की स्वीकृति के बाद कुष्ठ मरीजों के लिए यह सुविधा उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य झारखंड बन गया है। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसके तहत कुष्ठ रोग के बोझ को कम करना, विकलांगता रोकना और जागरूकता के लिए NLAP चलाया जा रहा है। अपोषण राशि के साथ ही कुष्ठ रोग के इलाज के लिए मल्टी ड्रग थेरेपी जो दिया जाता है वो भी निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है कुष्ठ रोगियों को। इसके अलावा 2 अभियान का भी संचालन किया जा रहा है और यह अभियान 30 जनवरी से शुरू हुई है। 14 फरवरी 2025 तक यह अभियान चलेगा और अभियान का नाम है स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान और कुष्ठ खोज अभियान, जिसके तहत जो कुष्ठ रोगी हैं उसे गांव-गांव से खोजा जा रहा है और लगभग 8000 कुष्ठ रोगियों को खोजने की इस बार लक्ष्य रखा गया है। वहीं आपको बता दें कि पुराने मरीजों को 12 महीने तक ये 500 रुपया दिया जाएगा जब तक उनका इलाज चलेगा। जो ओल्ड मरीज हैं कुष्ठ के और जो कि नए मरीज हैं उन्हें 6 महीनों की उपचार अवधि के लिए ये 500 रुपया उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये था दोस्तों करंट अफेयर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट 5 प्रश्न। अब कुछ प्रश्नों को रिवीजन के तौर पे जो हम लोग देखते हैं उस सेक्शन में हम आपको बताने वाले हैं राज्यसभा और लोकसभा के वर्तमान में MP कौन कौन है। राज्यसभा MP की बात करें तो दीपक प्रकाश, महुआ माझी, आदित्य साहू, शिबू सोरेन और डॉक्टर सरफराज अहमद वर्तमान में झारखंड से राज्यसभा MP हैं। इसमें से BJP के दीपक प्रकाश, आदित्य साहू MP हैं, जबकि JMM के और एक डॉक्टर प्रदीप वर्मा ये भी दोस्तों BJP के हैं। तो BJP के कुल 3 MP राज्यसभा के हो गए, जबकि JMM के भी 3 MP हैं, सरफराज अहमद, शिबू सोरेन और महुआ माझी। तो BJP और JMM दोनों के 3 MP हैं झारखंड से राज्यसभा में। अब लोकसभा के MP के बारे में भी देख लेते हैं कि हर लोकसभा क्षेत्र से कौन कौन MP है, क्योंकि चुनाव हाल ही में कराया गया था। 2024 में चुनाव कराया गया। आपको बता दें 4 चरण में झारखंड में चुनाव कराया गया था लोकसभा का। 4 जून 2024 को संपन्न हो गया था। और जैसा कि आपको पता होगा लोकसभा में कुल सांसदों की संख्या झारखंड में जो है 14 है, जिसमें से भाजपा को कुल 8 सीटें हासिल हुई है, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 3, कांग्रेस को 2 और आजसू को 1। वहीं भाजपा और आजसू NDA गठबंधन में शामिल है, जबकि झामू और कांग्रेस की बात करें तो ये इंडिया गठबंधन में शामिल है। वहीं भाजपा की बात करें जिसके पास 8 लोकसभा सांसद हैं, गोड्डा से निशिकांत दुबे, चतरा से कालीचरण सिंह, कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी जो कि केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री हैं, धनबाद से ढुलू महतो हैं, रांची से संजय सेठ हैं, ये भी केंद्रीय मंत्री हैं, रक्षा राज्य मंत्री, जमशेदपुर से विद्युत वरण महतो चुनाव इस बार जीते हैं, जबकि पलामू से विष्णु दयाल राम, हजारीबाग से मनीष जायसवाल, ये 8 सांसद हैं जो भाजपा के हैं। जबकि आजसू की बात करें तो गिरिडीह से चंद्र प्रकाश चौधरी एकमात्र सांसद हैं। JMM के 3 सांसद हैं, राजमहल से विजय कुमार हांसदा, दुमका से नलिन सोरेन और सिंहभूम से जोबा मांझी। जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास भी इस बार 2 सांसद हैं झारखंड से, खूंटी से कालीचरण मुंडा, ये अर्जुन मुंडा को हरा चुके हैं खूंटी से, जबकि लोहरदगा से सुखदेव भगत वर्तमान में सांसद हैं। ये था दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा से संबंधित वो इन्फॉर्मेशन जो वर्तमान में सदस्य हैं लोकसभा और राज्यसभा में झारखंड से। इसके अलावा अब अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न है, और अभ्यास प्रश्न है दोस्तों 18 जनवरी 2025 से शुरू होने वाले अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 के लिए झारखंड के किस खिलाड़ी का चयन भारतीय टीम में किया गया है। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि ये जो टूर्नामेंट है वीमेंस T20 वर्ल्ड कप ये समाप्त हो गया है, अब इसका रिजल्ट भी आ गया है। तो आप ये भी कमेंट करके बता सकते हैं कि इस T20 वर्ल्ड कप का विजेता कौन रहा है, और ये तो आप बताएंगे ही कि इस प्रश्न के अनुसार भारतीय टीम में झारखंड से कौन शामिल थी 15 सदस्यीय टीम में अंडर 19 वीमेंस T20 वर्ल्ड कप में। इसके लिए ऑप्शन है इंद्राणी रॉय, अश्वनी कुमारी, निकी प्रसाद,
या फिर आनंदिता किशोर। तो ये था आज का अभ्यास प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा पूरा सेशन, और इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट में करके बताएंगे डिटेल में कि इसके विजेता कौन T20 वर्ल्ड कप का हुआ है विमेंस का। तो ये था आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए झारखंड अपडेट। धन्यवाद दोस्तों।